हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीद। मायके जाने की तैयारी करती ममता का मन यह सोचकर एक तरफ से हर्षोल्लास से भर रहा था कि सालों बाद अपनी माँ से मिलेगी, उनकी सेवा करेगी, भाई बहन भतीजे भतीजी से मिलेगी, ढेर सारी बातें करेंगी। भाई बहन के बेटे तो अब बड़े हो गए होंगे, उनके चेहरे पर मूछें भी आ गई होंगी। अब तो मेरा भतीजा और भांजा खुद 2 बच्चों का बाप बन गया है। सोचकर रोमांचित हो रही थी वो। दादी दादी करती बच्चियाँ उसकी गोद में आएंगी। जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती थी वो अपने मायके, जहां किसी को यह कानो कान खबर नहीं थी कि ममता आने वाली है। पर दूसरी तरफ बदलती परिस्थितियों से मन दुखी था। रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, भाई बहनों में पहले वाला प्यार नहीं रहा। पता नहीं भतीजा और भांजा मिलने भी आएगा या नहीं। क्या एयरपोर्ट पर उसे लेने उसका भाई पहले की तरह ही उसका इंतजार करेगा? अगर उसे बता देगी कि उसकी फ़्लाइट कब लैंड करेगी, उसके भाई बहन के बेटे अपनी बच्चियों को उसके पास आने देंगे या नहीं। ढेरों सवाल उसके दिमाग में खलबली मचा रहे थे। माँ का वो झुर्रियों भरा चेहरा और मध्यम से रुआसी आवाज़ जो वीडियो कॉल पर सुनी और चेहरा देखा तो तड़प उठा था। पर क्या उसे लेने उसका भाई पहले की ही तरह लेने आएगा? सारे शिकवे गिले भुला उसने अपने मायके जाने की टिकट कटवा ली। पति को बताया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। सुरेश बोले, मैंने तो तुम्हें मायके जाने से कभी नहीं रोका ममता। तुम्हारा जब तक मन लगे तब तक वहाँ रहना। जब आने का मन करे तो बोल देना, मैं वापसी की टिकट भेज दूंगा। कैसे कहती सूरज से वो कि जो भाई बहन उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, अब एक बार फ़ोन पर भी नहीं पूछते हैं कि ममता कब आओगी, कई साल हो गए मिले हुए, तुम्हें देखे हुए, इस बार छुट्टियों में आ जाओ। और जब अपने आने की खबर भाई को देने के लिए फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ में उदासी ही झलकी। शायद इस चिंता में डूब गए थे कि कहीं अपना हिस्सा मांगने तो नहीं आ जाएगी। माँ तो ममता का इंतज़ार करते करते थक गई। अब उसको ना तो दिखाई देता है और ना ही ठीक से सुनाई देता है। फिर भी वो स्पर्श और आहट से ही उसे पहचान जाएगी। वो भूत बनी बिस्तर पर बैठी रहती है और हर आहट पर थोड़ा ठिठक जाती है। उससे जबरन सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करवाते गए थे। बेटी की खुशी और लोक लाज के डर से कभी कुछ बोली ही नहीं। कुछ भी हो, बेटा जैसे रखेगा वैसे ही तो रहना है। बेटियों के पास उनके ससुराल में तो रह नहीं सकती। मुखाग्नि भी तो बेटे के हाथ से ही नसीब होगी। बेटियां तो पराया धन होती हैं। एक बार कन्यादान कर लिया तो उन पर अपनी जिम्मेदारियों को तो नहीं लादा जा सकता। कुसुमा जी आज भी पुरानी विचारधारा में ही जी रही थी। ममता ने कितनी दफ़ा समझाया, माँ आपको वहाँ दिक्कत हो रही है, ज़रा सा भी तो मैं और आपके दामाद जी आकर आपको ले आते हैं, यहाँ हमारे साथ रहिए। अब तो मेरे ससुराल में भी सभी भाइयों के बीच बंटवारा हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भाई आपका बेटा है वैसे ही तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। और जिस तरह मैंने सुरेश जी के परिवार को उनके सभी रिश्तों को अपना लिया है, ठीक उसी तरह तो मेरे परिवार उनके लिए है। आप यहाँ आकर रहिए तो मन निश्चिंत रहेगा। आपका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो शायद आंखों की रोशनी वापस आ जाए और आपके कान के लिए मशीन भी आ जाएगी। पर कुसुमा जी ने तो कसम खा ली थी कि वो चाहे भूखे मर जाए पर बेटी की दहलीज पार नहीं करेंगी। अपना वो घर जो अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से दोनों पति पत्नी ने अपने सपनों का महल बनाया था, वो तो बेटे ने बेच दिया जब पति भी उसके कंधे पर बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अब बेटा जहाँ जैसे रखेगा वैसे ही रहेगी। गांव में भी बंटवारे के बाद मिली सारी ज़मीन और पुश्तैनी घर बेटे ने बेच दिया। माँ, गांव वाले कब्जा कर लेंगे उस ज़मीन पर, उससे पहले हम उसे बेच ही देते हैं। कितना छटपटाई थी उस दिन कुसुमा जी जब 11 साल की उम्र में ब्याह कर अपने ससुराल आई तो उस नए घर से कितना जुड़ाव हो गया था। बंटवारे के बाद उसने अपना वो पसंदीदा कमरा अपने हिस्से में आने के लिए अपने पति को अपने भाइयों से बात करने के लिए मनाया था। बैग पैक करते वक्त ममता के मन में एक डर समाया हुआ था कि वहाँ क्या सब उसे देखकर पहले की तरह खुश होंगे। पिता को गुजरे 15 साल हो गए थे। उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत नहीं बनवाई तो उनकी संपत्ति पर उनके इकलौते बेटे का ही पूरा अधिकार बन गया था। बहनों के बीच संपत्ति बंटवारे वाली कोई बात उठी नहीं। दोनों बहनों ने सिर्फ इतना ही तो चाहा था कि पिता की खरीदी ज़मीन पर उनके द्वारा बनवाया घर जिसमें तीनों भाई बहनों का बचपन बीता वो घर ना बिके। पर ममता का भाई दोस्तों के बहकावे में आ गया जब उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि अब पिता के जाने के बाद तेरी दोनों बहनें कभी भी अपना हिस्सा अपने पिता के मकान पर मांग सकती हैं तो तुम उस मकान को बेच दो। करोड़ों की संपत्ति है, वो बाद में भले कुछ पैसे दे देना पर उस घर का बंटवारा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा होगा। भलाई इसी में होगी कि उसे बेच दो। ठीक कहती हो ममता,
तुम निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास जाओ, यहाँ हम हैं ना, किसी बात की चिंता मत करो। सासू माँ के दिए गहने उसने अपनी जेठानी के हाथ में दे दिए, जिस कारण उनके बीच मनमुटाव हुआ था। मुझसे ज़्यादा आपका अधिकार है इन गहनों पर। नहीं, ये तुझ पर ही जचते हैं और अब इन्हें तू अपने दोनों बेटों की पत्नियों को देना। मन के सारे गिले शिकवे दूर करके ही अपनी जेठानी के हाथों से खोइछा ले अपनी माँ से मिलने बादलों से गुजरती हुई एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। जिस तरह जेठानी ने उसे गले लगाया, उसी तरह उसकी बहन और भाई भी उससे गले मिलकर खुश होंगे, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।